नेक्स्ट इट इज डेफरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्टेंशन। सो डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने के टाइम को आप डेफर कर सकते हैं, थोड़ा सा टाल सकते हैं। कौन से कस्टमर के लिए? लो रिस्क कस्टमर के लिए, यानी कि वो लो रिस्क कस्टमर जो अभी के लिए फिलहाल से, तो उन लो रिस्क कस्टमर्स के लिए जिनके पास जेन्युइन रीजन है कि उनके पास अभी कोई ओवीडी जो है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, या फिर इमीडिएटली वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो वहां पर जहां पर ये जरूरी भी है कि जो उनका बिजनेस है वो अनइंटरप्टेडली चलता रहे, वहां पर अगर बैंक सेटिस्फाइड है अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशनशिप, तो वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेने में देरी की जा सकती है। तो वहां पर जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है उनको 6 महीने के अंदर अंदर जमा करवाना होता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो बैंक को इस तरह के केसेस में खास करके ध्यान रखना पड़ेगा एंड कुछ एक तरह के जो तरीके हैं उन्हें अपनाना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर की आइडेंटिटी को एंड जेन्युइननेस को चेक कर पाए एंड उसके रिगार्डिंग अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। देन इट इज यूज ऑफ थर्ड पार्टीज। तो ऐसे बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर जो बैंक हैं उन्हें थर्ड पार्टी सिस्टम्स के ऊपर रिलाय करना पड़ रहा है डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन के लिए या फिर कस्टमर की वेरिफिकेशन के लिए। स्पेशली जब हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट कस्टमर्स की, तो थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाय करना किसी हद तक या कुछ कंडीशंस के साथ परमिट किया गया है। लेट अस लुक एट देम। फर्स्ट ऑफ इट इज रेगुलेटेड। जो थर्ड पार्टी हो उसे रेगुलेट किया जाए, उसे सुपरवाइज किया जाए एंड पर्टिकुलरली उसे ऑनगोइंग बेसिस पर मॉनिटर भी किया जाए एंड साथ ही साथ उन तौर तरीकों को अपनाना चाहिए जिसके साथ जो क्लाइंट की ड्यू डिलिजेंस है या फिर जो रिकॉर्ड कीपिंग की जो रिक्वायरमेंट है उनके साथ कंप्लाई किया जाए। तो ऐसे तौर तरीके हमारे रूटीन में होने चाहिए। अगर हम किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं रेगुलेशन के लिए, तो उनके जो थर्ड पार्टी हैं वो भी रेगुलेटेड होनी चाहिए, वो सुपरवाइज यानी कि उनकी सुपरविजन भी होनी चाहिए, फर्दर उनको मॉनिटर करना भी जरूरी है एंड फर्दर ऐसे हमारे पास तौर तरीके होने चाहिए जिसके थ्रू जो हम क्लाइंट की ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं वो हम कर सकें एंड फर्दर जो रिकॉर्ड कीपिंग करनी है हमने वो भी कर सकें एज पर द बैंक रिक्वायरमेंट, यानी कि जो बैंक की केवाईसी पॉलिसी है उसके हिसाब से एंड एज पर द ऑब्लिगेशंस अंडर द पीएमएल एक्ट। तो बैंक की जो रिक्वायरमेंट है एंड फर्दर जो पीएमएल एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सभी चीजें हो सके, उसके हिसाब से हमें थर्ड पार्टी को रेगुलेट करना है। सेकेंड इट इज कंट्री ऑफ लोकेशन। अगर जो थर्ड पार्टी है अगर वो कंट्री में बेस्ड नहीं है या फिर ज्यूरिसडिक्शन में बेस्ड नहीं है तो उसे हाई रिस्क असेस्ड पार्टी माना जाएगा। थर्ड इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ड्यू डिलिजेंस को ध्यान रखते हुए जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं थर्ड पार्टी के द्वारा उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसे साथ की साथ ही आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी ड्यू डिलिजेंस के रिगार्डिंग स्टेप्स लिए जा रहे हैं थर्ड पार्टी के द्वारा, यानी कि आपने किसी थर्ड पार्टी को लगा दिया जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस या फिर जो डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन का काम है वो कर रहा है, तो वहां पर थर्ड पार्टी जो भी ड्यू डिलिजेंस का काम कर रही है, ठीक है, उसमें जो भी स्टेप्स लिए थर्ड पार्टी ने उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होगी उसे इमीडिएटली बेसिस पर कलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट इट इज डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। सो ड्यू डिलिजेंस के रिगार्डिंग रिक्वायर्ड जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी कोई आइडेंटिफिकेशन डाटा होगा या फिर और कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जब भी बैंक मांगेगा या जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मांगेगी तो विदाउट एनी डिले रिक्वेस्ट के ऊपर ये डाटा जो है या फिर ये डॉक्यूमेंटेशन डाटा या फिर आइडेंटिफिकेशन का डाटा जो है ये अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन जो है दैट इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो केवाईसी के रिगार्डिंग जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कंसर्न्ड बैंक की ही रहेगी। वो थर्ड पार्टी के ऊपर हम नहीं डाल सकते कि उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है या फिर उसने डाटा कलेक्ट किया है। तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी केवाईसी के रिलेटेड वो कंसर्न्ड बैंक की ही रहेगी।